गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का पहला, उसके बारे में। और आज की इस क्लास में आपको हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे किसका? एनसीईआरटी का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, ये आप भली भांति जान रहे हैं। तो आपको जरूरत किसकी है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन की, एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की। यानी कि आज की इस लेक्चर में हम लोग जान पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उनको हम कैसे पढ़ पाएं, उनको हम समझ कैसे पाएं, जान कैसे पाएं, इसी के बारे में आज की क्लास में बातचीत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना गंवाते हुए। वैसे भी अपने पास समय ही बहुत ही कम है, तो आप अपनी एक काम करिए, आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी। आप सबसे पहले बेटा अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक का आप पहले सबसे पहला पेज ओपन करिए। आपको सबसे पहले हम क्या पढ़ाने वाले हैं? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और साथ में इंटेक्स क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं उसे देखते चलिए। हो सकता है एग्जाम्पल ना दिए हो, डायरेक्ट इंटेक्स क्वेश्चन दे दिया, या एक आध एग्जाम्पल दिया होगा। तो पहले इन दोनों पार्ट पर बात करेंगे, फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज पर बात करेंगे। बहुत ही कम समय के अंतर्गत हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए, सबसे पहली बातचीत जो हमारी है वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन पर। इस तरह से आप पहले पेज पर छोड़ करके आप आएंगे। सीधा सीधा इंटेक्स क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस में देखेंगे कि पेज नंबर 6 पर आइए। पेज नंबर 6 पर बेटा इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, और उस इंटेक्स क्वेश्चन में दिया क्या है ये समझना। जो पेज नंबर 6 में हमें इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है, वह क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाते चल रहे हैं, गौर से देखते चलिए। इस इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी क्वेश्चन ये कहा गया पहला वाला कि मैग्नीशियम की कोई भी रिबन आपको दे दी जाए तो वह जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है? पहला क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की कोई भी रिबन होगी तो वह ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुकी होती है, जिसकी वजह से हम उसे साफ करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आया कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सीधा हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। वहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखा है और हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है। हम कहते हैं कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो H2 + Cl2 से HCl बनेगा। यहां 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट कहता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट ये दिया गया आपको। कहते हैं प्रोडक्ट में क्या बनेगा? BaSO4 बन जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा। ये दो पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम प्लस वाटर। बेटा सोडियम Na को कहते हैं, वाटर का मतलब H2O, तो क्या बन जाएगा? NaOH और साथ में H2। ठीक है, H2 का रिमूवल होगा, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। कहते हैं कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन में क्या किया गया? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बेटा क्या होता है? Na2SO4। जब इसको आपस में ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो BaSO4 और साथ में NaCl बन जाएगा। इसको बैलेंस करोगे तो 2NaCl हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अच्छा, सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? NaCl प्लस H2O। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इंटेक्स क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, पेज नंबर 6 पर दिया गया आपके एनसीईआरटी में। यह पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया, यानी कि पेज नंबर 6 पर ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके दिया हुआ था। पेज नंबर 6 पर जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं।
अब इस एनसीईआरटी के पेज नंबर आइए अगले पर, जहां पर हम आपको बताएंगे क्या आएंगे आप एनसीईआरटी पेज नंबर 10। एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 10 पर आइए, बुक ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पेज नंबर 10 पर चलें। और 10 नंबर पेज पर क्या लिखा है जरा देखिएगा। 10 नंबर पेज पे कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी एक सॉल्यूशन है जो एक्स का सॉल्यूशन है, कहते हैं कि वह किसके लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अगली बात कही गई, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर। कुल कहानी मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये CA है, इसको O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो CaO बन जाता है, यानी क्विक लाइम, ठीक है। ये तो हमारा एक नॉर्मल सा रिएक्शन हो गया। कहते हैं ये X क्या हो सकता है, ये CaOH का होल ट्वाइस होगा। अगर हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम कहते हैं इसी का सॉल्यूशन तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। अब कहते हैं नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो CaOH का होल ट्वाइस, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर, यानी किसको हम बनाते कैसे हैं, अगर हम क्विक लाइम का ट्रीटमेंट वाटर के साथ कर दें तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और इसी का यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, और साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बताया जाता है। दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, भी एक्टिविटी कराऊंगा तो बताऊंगा साथ में। अब आइए इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक में बेटा चलिए पेज नंबर 13 पर आइए, पेज नंबर 13 एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पर देखें क्या इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। 13 पेज नंबर पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहा यह गया कॉपर सल्फेट है, इसका कलर चेंज हो जाता है जब आयरन की नेल को इसमें डाला जाता है, तो आयरन जाएगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 बना लेगा, और कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। हम कहते हैं कि यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि इसलिए यह रिएक्शन इस प्रकार से हुआ, तो कलर में भी चेंज हो जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.0, यानी कि कोई भी आपको एक एग्जांपल देना है। आपने तो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल यही दे सकते हो, HCl + NaOH। अगर ये एग्जांपल आप देते हो तो प्रोडक्ट में क्या पा जाओगे, NaCl + H2O मिल जाएगा, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड हो गया और ये वाटर हो गया। थर्ड के बाद थर्ड पर आइए। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे जरा देखना। थर्ड में क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन आपको दिए गए हैं। पहला रिएक्शन है बेटा Na + O2, क्या बन रहा है, Na2O। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट की कहानी है Cu + H2O। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर होता है, जिस वजह से हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। Na + O2 से क्या बन गया, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देखो CuO से Cu हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन है, और यहां देखो H2 से H2O बन रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इस प्रकार से हम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि अगर हमें कहा जाए H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो H2 क्या हो जाएगा, Ra, ये क्या हो जाएगा, OA, क्योंकि जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सोडियम का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सोडियम हमारा क्या होगा, भाई यही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये इतने ही आपके इस फर्स्ट चैप्टर में इंटेक्स क्वेश्चन है,
यानी कि जो भी इंटेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर में थे वो हमने आपको बता दिए। अब इसमें जो इंटेक्स क्वेश्चन के बाद अगला नंबर आता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस का, यानी कि हमें जो अगली बातचीत करनी है वो बात ये करनी है बेटा कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं हमारे यहाँ। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक एक एक्टिविटी जो हमारे सिलेबस में है। तो आप इसी के साथ पेज नंबर 1 पर आइए, हमारे साथ जो भी बातें हम आपको बताते चल रहे हैं आप उसी तरह से अपना रिवीजन करिए। हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जिससे कि हम कम समय में आपको ज़्यादा समझा सकें। एक्टिविटी पर आने वाले बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए और ध्यान से सुनिए। आप अपनी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए पहला, यानी कि जहां से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पेज। वहां एक एक्टिविटी 1.1 पे देखिए क्या लिखा है। कहा गया कि दिस उसमें आपको समझाया गया है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ ज्ञान की बात है। हम कहते हैं इस एक्टिविटी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हम किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस को एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो वह मेटेलिक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है तो वह मेटल ऑक्साइड कहलाता है। और ऐसे मटेरियल को हमें क्या करना होता है, क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो मेटल ऑक्साइड की कहानी उसमें समझाई गई है। अगली केस में क्या बताया गया जरा देखिए। एक्टिविटी 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक्टिविटी 1.1 यह कहती है कि अगर हम किसी भी मेटल को खुले में छोड़ देंगे तो उस पर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाएगा, और जब हम उसे बर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ले जाएंगे तो बर्निंग के लिए ले जाते समय हमें पहले उसे रब करके उस ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ता है। बस यही एक्टिविटी 1.1 बताता है। जबकि एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है, वह कहता है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। कहते हैं कि एक्टिविटी 2 का क्या कहना है, ये कहती है, क्या कहती है, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हमने किसके साथ ट्रीट किया है, Ki के साथ। बेटा अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये Pb2 प्लस और ये NO2 माइनस, ये K प्लस, ये I माइनस, K प्लस और NO2 बार बार हो रहा, NO3 माइनस, ये नाइट्रेट आयन हो गया, K प्लस पोटेशियम और PbI के साथ चला गया तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। और यहां पर क्या बना, ये PPT बन गई, यानी प्रेसिपिटेट येलो कलर का बना। और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब यह एक केमिकल रिएक्शन है और यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो कर रहा है। वह कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ PPT, यानी केमिकल रिएक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं। अगली केस में आपको एक्टिविटी 1.2 के बाद आपको 1.3 की एक्टिविटी में क्या बताया गया, आपसे कहा गया कि जिंक ग्रेन्यूल को अगर हम HCl में डाल दें या H2SO4 में डाल दें, ये जिंक ग्रेन्यूल है इसको HCl में डालते हैं तो ये क्या बनाएगा, ZnCl2 होगा और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होता दिखाई देगा। यानी कि जब हम जिंक मेटल को किसी एसिड में डालते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है। किसी ने पूछ लिया कि सर ये H2 गैस निकलती है तो इसका डिटेक्शन कैसे होगा, तो कहते हैं जब माचिस की तीली इसके मुंह पर लगाएंगे पॉपअप साउंड मिलेगी। अगर पॉपअप साउंड मिलती है तो इसका मतलब जो गैस निकल रही है वो H2 है। कहे अगर सर CO2 निकलेगी तो CO2 निकलेगी तो बर्निंग को बंद कर सकती है, CO2 निकलेगी होगी तो फिजिंग होगी, ठीक है, CO2 निकलेगी हो, अगर CO2 निकलेगी तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी चीज आप जला कर रखते हो तो बंद हो जाएगा। लाइम वाटर टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करोगे उसका सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा, ज्यादा देर पास करोगे कलरलेस हो जाएगा। तो ये केमिकल टेस्ट हैं इनके। एक्टिविटी 1.3 के बाद हम लोग सीधा चलते हैं एक्टिविटी 1.4 पर। आइए एक्टिविटी 1.4 की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.4 बड़ी जानदार है। इसमें क्या बताया गया बेटा, कहते हैं अगर क्विक लाइम का ट्रीटमेंट हम वाटर के साथ कर दें तो क्या होगा, अगर ट्रीटमेंट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा और साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। और यह एक क्या है, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हमें ये प्रूफ होता है। यानी कि ये जो दिया गया रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है।
क्यों? क्योंकि इसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। एक्टिविटी 1.4 इसी को प्रूव करता है। ये जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह क्विक लाइम है या वाटर है, यानी क्विक लाइम का हाइड्रेशन किया गया, यानी उसमें पानी मिलाया गया, तब जाकर के ऑब्टेन होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्टिविटी 1.2.2 दिया गया, सॉरी एक्टिविटी 1.5। जरा देखिए, अगर हम एक्टिविटी 1.5 की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा उसको पढ़ते हैं। हमने कहा एक्टिविटी 1.5, इसमें कहा यह गया है बेटा कि फेरस सल्फेट आपको दे दिया जाए, ठीक है, उसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और स्ट्रांगली हीट करते हैं। फेरस सल्फेट का मतलब क्या है? FeSO4। जब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि फेरस सल्फेट ले लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसे स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा हमें उस पर बात करनी है, यानी कि हमें मिलेगा एक SO2 और SO3, यानी कि यहां पर दो तरह की गैस बाहर निकलती है और साथ ही साथ Fe2O3 नाम का एक ऑक्साइड बनता है और इस Fe2O3 को हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैस बाहर निकलती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी 1.6 में क्या है? कहते हैं लेड नाइट्रेट का पाउडर एक बॉइलिंग ट्यूब में दे दिया जाए और उसको फ्लेम पर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बताइए उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? Pb है NO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट आपको दे दिया जाए, इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो ये क्या बनेगा? PbO बनेगा और यहां से NO2 NO3 ये जो गैस निकलती है इसकी बात की जा रही है। किस केस में जो गैस निकलती है वह NO2 होती है और साथ में हमारे पास O2 भी मिलता है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। लेकिन ये जो NO2 है ये जहरीली है और इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम जनरेट होती है। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यानी कि 1.5 और 1.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। एक्टिविटी 1.7 बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को समझाया गया है। कैसे? कैथोड और एनोड के बेसिस पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वह आयंस में टूट करके किस रॉड पर कैसे चले जाते हैं ये बात समझाई गई, उसमें ज्यादा बात नहीं करनी। एक्टिविटी 1.8 वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यानी कि अगर हम 1.8 की बात करते हैं तो कहते हैं 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रख दिया गया, इसके कलर में चेंजेस क्यों आ जाते हैं? हमने कहा कि जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl आपको दे दिया जाए और उस सिल्वर क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं, कहां पर? सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो सूर्य की रोशनी पर रखने की वजह से सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। तो ये हमें क्या मिल गया? सिल्वर मेटल मिला और क्लोरीन अलग हो गया, तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में कलर में चेंजेस आ जाते हैं। इस फेनोमेना को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.9 क्या कहती है? वही क्वेश्चन है कि आपको एक्टिविटी 1.9 ये बताती है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, हल्का ग्रीनिश वाला केस था। इसमें हमने कहा कि इसमें आयरन का एडिशन कर दिया। जब हम आयरन की नेल को, कील को इसमें डालते हैं तो आयरन जब यहां जाएगा तो कॉपर को हटाएगा, FeSO4 बनाएगा और Cu अलग हो जाएगा। तो यानी FeSO4 हमारा क्या हो गया? आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। इसलिए यहां जो कलर होता है वहां से कलर बदल करके अब कलर किसका आ गया? FeSO4 का। यह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत जाना जाता है। एक्टिविटी 1.9 के बाद 1.10 अगली एक्टिविटी बड़ी ही जानदार एक्टिविटी है। कहते 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लो। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों आपको 3-3 ml ले लेना है। कहते हैं अब क्या होगा सर? कुछ नहीं, यहां से इसको तोड़ दो Na+ और SO4 2- में, इसको तोड़ दो क्या? Ba2+ और Cl2- में, यहां से क्या होगा? NaCl हो जाएगा और BaSO4 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या आ गया? बेरियम सल्फेट और साथ में क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह मिल जाएगा बेरियम सल्फेट और दूसरा मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से आप ये 10 एक्टिविटी देख लिए।
इस 10 एक्टिविटी के बाद अगर हम 11 नंबर पे चलते हैं तो अगली एक्टिविटी में क्या बताया गया, कहते हैं कि हाउ अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, यानी कि अगर हम कॉपर पाउडर को चाइना डिश में रख लेते हैं 1 ग्राम तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वह कॉपर का पाउडर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आप Cu को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चाइना डिश में कुछ समय के लिए रखते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक, हल्का ब्लैकिश हो जाएगा। ये हमारा क्या है बेटा, कॉपर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके ब्लैक कलर का जिक्र करते हैं। एक्टिविटी 1.11 जो थी ये समाप्त हो गई, और आपको बता दें जानकारी के लिए कि आपकी पूरी एक्टिविटी इसमें खत्म हो गई। अब बात आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, यानी कि टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चंस पर हम आकर के अटकते हैं वह है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज। घबराने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज इसके पहले भी हम आपको करा चुके हैं। यानी कि अगर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक वीडियो हमने अपलोड की थी, और उस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 11 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 15 टिक कर लीजिए, और 17 टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन था आपके यहाँ जो एनसीईआरटी पढ़ने की। अब रही बात चैप्टर की, अगर आप अभी तक चैप्टर रिवाइज ना किए हों तो 20 मिनट का एक लेक्चर हमने यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसमें चैप्टर के रिवीजन का जिक्र किया गया है। उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, वहां से आपका वो क्लियर हो जाएगा। हम उम्मीद करते होंगे नहीं, हम उम्मीद कर रहे होंगे क्या, कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़ी ही देर में, यानी कि आज की इसी क्लास में हम अभी अपलोड कर दे रहे हैं अगला लेक्चर। यानी कि जिस तरह से आपको ये समझाया गया, यानी कि हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन कराया गया, अगर आप आपके पास एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे होंगे, साथ साथ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे पेज नंबर के हिसाब से, तो आपको उसका आंसर बोर्ड पर मैं बताता गया, और उम्मीद करता हूं कि रिवीजन आपका परफेक्ट होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर ये रिवीजन आपका परफेक्ट रहा हो और आप समझ पाए हो, तो फिर आप जरूर इंतजार करें आज की अगले लेक्चर का। अगला लेक्चर आज भर में अपलोड हो जाएगा, जहां पर हम एसिड बेस और सॉल्ट के भी इसी तरह से क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ओके बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।